नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बीजेपी का बैठकों का दौर जारी है, जिसका आज दूसरा दिन है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की, जिनका किसानों से बहस करने का एक वीडियो सामने आया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर किसानों के लिए संकट खड़ा हो गया है। आखिर क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ में उन्हें जमानत दे दी गई है। 2.5 माह से अधिक समय जेल में बंद रहने के बाद कांग्रेस नेता को जमानत का लाभ मिला है। हाईकोर्ट ने पूर्व में तल्ख टिप्पणी के साथ उनकी तरफ से दायर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। दूसरे आवेदन की सुनवाई करते हुए एकल पीठ में उन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और अल्पसंख्यकों को धर्म के साथ जाति के नाम पर उकसाने के अपराध में पन्ना के पवई थाने में कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि मामला 11 दिसंबर 2022 का है, जब पटेरिया पन्ना जिले के मंडला में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस हराने के लिए तैयार रहो। हालांकि दूसरे दिन पटेरिया ने माफी मांग ली थी। पुलिस ने 13 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार किया था। पवई कोर्ट और ग्वालियर जिले की विशेष कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखा जाए तो जिस तरीके से एक कांग्रेस नेता होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी देना, हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखा जाए तो पूरे विदेश में भी काफी सारी आलोचना होती है, काफी सारा प्यार लुटाते हैं, और देखा जाए तो एक कांग्रेस नेता होकर के उनके खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी करना। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में भी यहाँ पर देखने को मिला कि जब मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो जिस तरीके से यहाँ पर जेल में वो रहकर आए हैं कांग्रेस नेता, और उसके बाद अब बाहर निकले हैं, आगे की क्या रणनीति होगी? क्या जिस तरीके से दिल्ली में हालात बने हुए उसी तरीके से भी देखने को मिल सकता है? एक विवादित टिप्पणी की थी। दरअसल वह पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे और वहां का उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया था। और उसके बाद से ही माना जा रहा था कि राजा पटेरिया के ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी हुई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। दमोह जिले से राजा पटेरिया की पवई पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और उसके बाद वह लंबे समय से जेल में थे, यानी कि लगभग 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है जब से वह जेल में थे। इसको लेकर उन्होंने जमानत याचिका एक ग्वालियर खंडपीठ में लगाई थी। हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है ग्वालियर, उसमें जमानत याचिका लगाई थी। वहां से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। पन्ना में भी उन्होंने एक जमानत याचिका लगाई थी, वहां पे भी जमानत याचिका खारिज हुई थी, यानी कि राजा पटेरिया को 2 जगह से झटका मिला था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका लगाई थी, जिसको अब मंजूरी मिली है। और एकल पीठ संजय द्विवेदी की जो एकल पीठ थी, उन्होंने अब राजा पटेरिया को जमानत दे दी है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राजा पटेरिया का जो बयान सामने आया था, इसको लेकर कांग्रेस ने अपना बचाव किया था। और उन्होंने कहा था, अगर हम कमलनाथ के बयान की बात करें तो कमलनाथ ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इस तरीके की टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस इस बयान के साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजा पटेरिया अलग थलग पड़ते हुए भी नजर उस समय आए थे। और यानी कि 11 दिसंबर का यह पूरा मामला है। और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ तौर पर कहा था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कानूनी कार्रवाई भी की गई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। लंबे समय के बाद कानूनी दाव पेंच के बाद अब उनको जमानत मिली है।
अब देखना होगा कि राजा पटेरिया जब जेल से बाहर आएंगे उसके बाद क्या कुछ उनका बयान सामने आता है। हालांकि अगर हम बात करें उस समय की भी, तो जो 11 दिसंबर को उनका वीडियो वायरल हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो उन्होंने विवादित बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और उनको जेल भेजने का काम भी पुलिस के द्वारा किया गया था। तो अब ऐसे में जो उनको जमानत मिली है, तल्ख टिप्पणी के बाद उनको जमानत दी गई है और उनको हिदायत भी दी गई है कि आगे से इस तरीके के बयानबाजी देने से भाई बचें। तो कहीं ना कहीं उनको एक जो हाईकोर्ट ने जमानत दी है, एक सशस्त्र कह सकते हैं कि शर्त के साथ जमानत दी गई है कि बाहर आके वह किसी भी तरीके से ऐसी बयानबाजी ना करें कि जिससे कि देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब हो और माहौल बिगड़े, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजा पटेरिया की जो जमानत हुई है, क्योंकि राजा पटेरिया मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रहे हैं और कद्दावर कांग्रेस के नेता माने जाते हैं। हालांकि उस समय उनको कांग्रेस के किसी भी लीडर का साथ नहीं मिला था। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद उनको अलग थलग कर दिया था और उन्होंने कहा था कि उनके बयान से भाई बिल्कुल भी सक्षम उनके साथ नहीं है, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन अब उनकी जमानत अर्जी मंजूर हो गई है, अब भाई जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद राजा पटेरिया का क्या कुछ बयान सामने आता है और क्या कुछ राजा पटेरिया कहते हैं और उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। जी तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राजा पटेरिया ने ये टिप्पणी की थी, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस नेता या पीसीसी चीफ की भी हम बात करें तो पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आया कल। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं तो क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? क्या उनका राजा पटेरिया का कांग्रेस से कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये टिप्पणी की और कांग्रेस नेताओं ने भी यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए भी यहाँ पर नजर आए, क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? बिल्कुल निश्चित रूप से अब राजा पटेरिया को जमानत मिली है और आज शाम तक वह जेल से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद क्योंकि जो आपने सवाल किया है कि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस समय भले ही कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान से पल्ला झाड़ा था और कांग्रेस को अलग बताया था कि उनके बयान से, लेकिन अब क्योंकि राजा पटेरिया की बात करें तो ब्राह्मण चेहरा है और उस क्षेत्र में भी बुंदेलखंड जमानत हो गई है राजा पटेरिया की, तो राजा पटेरिया को कांग्रेस से अलग किया जाए। राजा पटेरिया पहले विधानसभा में चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस से और कम वोटों के अंतर से हारे थे और इस बार भी कहीं ना कहीं विधानसभा के दावेदार हो सकते हैं विधानसभा सीट से। तो ऐसे में देखना होगा कि जमानत के बाद कांग्रेस राजा पटेरिया को किस तरीके से आगे लाती है या फिर उनको साइडलाइन करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच भोपाल में बीजेपी संगठन की 2 दिवसीय बैठक चल रही है, जिसका आज सोमवार को दूसरा दिन है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के 7 मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक की जा रही है, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ और बीजेपी मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बूथ विस्तारक अभियान, आकांक्षी विधानसभा और सभी 7 मोर्चों की बैठक में नेतृत्व का मार्गदर्शन दिया जा रहा है। प्रदेश टोली जिला ध्वज और जिला प्रभारी के साथ जिले के प्रभारी महामंत्री और जिला टोली शामिल है। बीजेपी संगठन की बैठक के दूसरे दिन यानी कि सोमवार को 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। साथ ही मोर्चों की समानांतर बैठक भी आयोजित की जा रही है। तो ये आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच भोपाल में बीजेपी संगठन की 2 दिवसीय बैठक चल रही है, जिसका सोमवार को दूसरा दिन है और प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के 7 मोर्चों पदाधिकारियों की बैठक की जा रही है, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ और बीजेपी मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बूथ विस्तारक अभियान, आकांक्षी विधानसभा और सभी 7 मोर्चों की बैठक में नेतृत्व का मार्गदर्शन दिया जा रहा है। प्रदेश टोली जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ जिले के प्रभारी महामंत्री और जिला टोली शामिल हैं। बीजेपी संगठन की बैठक के दूसरे दिन यानी कि सोमवार को 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता
विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं, उसी को देखते हुए बीजेपी जो है जोर शोरों से तैयारी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और आज एक बार फिर बैठक है जिसका दूसरा दिन है आज। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास को लेकर? तो कल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी में 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन था। कल बूथ विस्तारक को लेकर बैठक आयोजित की गई थी और आज बीजेपी के जो 7 मोर्चे हैं उनकी संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रदेश के प्रभारी पी मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे जो सह प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल समेत तमाम पदाधिकारियों ने आज संयुक्त मोर्चा जो है बीजेपी के उनकी बैठक ली और तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस वक्त बात करें तो जो महिला मोर्चा की पदाधिकारियां थी उन्होंने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन भी। दरअसल अगर बात करें तो अभी हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की जाएगी और कैबिनेट की इसको मंजूरी भी मिल गई है और इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 5 मार्च से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन से मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, यानी कि अब महिलाओं के भी खाते में 1,000 रुपए प्रति माह आएंगे 1 जून से। इसको लेकर आज महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी थी उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर अब बीजेपी है अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए और कहीं ना कहीं आगामी रणनीति बनाने के लिए आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। कल भी बैठक थी लेकिन आज संयुक्त मोर्चा की जो बैठक आयोजित की गई उसमें तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए कि जो पुराने कार्य थे उनकी भी कहीं ना कहीं फीडबैक लिया गया है कि कितना काम हुआ है और कितना अभी बाकी है। तमाम दिशा निर्देशों के साथ आगामी कार्य योजना भी तय की गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जनता के बीच जाना है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, उनके बेहतर क्रियान्वयन की जानकारी भी पहुंचाने। अभी हाल ही में अगर हम बात करें 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक विकास यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली गई, उसको भी लेकर चर्चा की गई कि कई जगह अगर हम बात करें तो विकास यात्राओं के दौरान विधायकों को नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी जनता की, तो ऐसे में उनको भी बैठक में क्या की गई है कि आखिर किस तरीके से जनता के साथ हमें पहुंचना है और जनता को किस तरीके से सरकार की योजनाएं हैं उसकी जानकारी देने, इन तमाम चीजों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां नीमच जिले के जावद में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के किसानों से बहस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मंत्री किसानों से कहते सुने जा रहे हैं, तुम कुछ लोगों के तलवे चाट रहे हो जो बदले में सौदा करते हैं, तुम किसके कहने पर आए हो ये भी मैं जानता हूं। बता दें कि मंत्री ने यह बात ग्रामीणों से लीज पर जमीन देने का विरोध करने पर कही है। दरअसल जावद क्षेत्र के गांव खेड़ा राठौड़ और सुबह खेड़ा के किसान डाक बंगले पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से मिलने पहुंचे, जो उन्होंने खनन के लिए अपनी जमीन लीज पर देने का विरोध किया। उन्होंने मंत्री को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि करीब 1100 बीघा निजी जमीन खनन के लिए वीर दुर्गादास मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दी गई है और हम ये नहीं चाहते। ग्रामीणों के विरोध को मंत्री सकलेचा नाराज हो गए और नाराजगी जताते हुए तलवे चाटने वाली बात कह दी। तो यह है आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर नीमच जिले के अध्यक्ष माफ कीजिएगा नीमच जिले के जावद में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की किसानों से बहस का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर मंत्री किसानों से कहते हुए यहां पर सुने जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि तुम कुछ लोगों के तलवे चाट रहे हो जो बदले में सौदा करते हैं, तुम किसके कहने पर आए हो ये भी मैं जानता हूं। बता दें कि मंत्री ने यह बात ग्रामीणों से लीज पर जमीन देने का विरोध करने पर कहा है। दरअसल जावद क्षेत्र के गांव खेड़ा राठौड़ और सुबह खेड़ा के किसान डाबा बंगले पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से मिलने पहुंचे, जो उन्होंने खनन के लिए अपनी जमीन लीज पर देने का विरोध किया। उन्होंने मंत्री को अपनी समस्या बताते हुए ये बात कही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, देखा जाए तो मंत्री सकलेचा पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि वीडियो जो है वो सामने आया है जहां पर वो किसानों से सही ढंग से बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जहां पर मंत्री सकलेचा ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो बरगला गई है इसलिए ये आरोप लगा रही है, कितनी सच्चाई नजर आती है इसमें?
देखिए पूजा, इस समय जो जावद क्षेत्र है नीमच का, वहां का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा, उनका वीडियो है और वो किसानों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला जमीन के लीज का है। 1100 बीघा जमीन के लीज का मामला है, जहां पे खनन के लिए लीज के लिए जमीन दी गई है। लेकिन किसानों का विरोध ये है कि 1100 बीघा जमीन किसानों की खनन के लिए दे दी गई और उन्हें पता भी नहीं चला, इसलिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं। पहले कलेक्टर के पास भी गए थे और जब मंत्री पहुंचे उनके क्षेत्र में तो वो इस बात का विरोध करने पहुंचे थे कि उनकी जमीन उनको वापस किया जाए। वह खनन के लिए अपनी जमीन नहीं देना चाहते और इसी पर ओम प्रकाश सकलेचा को थोड़ी नाराजगी जाहिर की और थोड़ा आक्रामक रूप से किसानों से बात किया कि मैं जानता हूं किसके इशारे पर तुम बात कर रहे हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। पढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसके जहां भूदंसाव से रहवासी त्रस्त हैं, बेघर हो गए हैं, वहीं अब किसानों के लिए संकट खड़ा हो गया है। यहाँ जिले के काश्तकारों को मौसमी बर्फ का इंतजार है। बर्फ के इंतजार में काश्तकारों की आंखें पथरा गई हैं। क्षेत्र में बर्फबारी नहीं होने से काश्तकारों को सेब की फसल बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है। क्षेत्र में कब बर्फबारी हो जाए, इसके लिए स्थानीय काश्तकार मौसम विभाग पर टकती लगा रहे हैं। बता दें कि जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में इस साल भी बर्फबारी न होने से सेब के काश्तकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीण इलाकों में हर साल कई टन सेब की पैदावार होती है, लेकिन पिछले कई साल से बर्फबारी कम होने से सेब की पैदावार भी कम हो गई है। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि हम लोग बर्फबारी पर ही निर्भर रहते हैं। साल भर वे सेब के बगीचों में जमकर मेहनत करते हैं, लेकिन बर्फबारी कम होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। बड़गांव की अगर हम बात करना चाहें तो ग्राम सभा बड़गांव काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है और बड़ी बात तो यह है कि इसी ग्राम सभा बड़गांव में 12 महीने सब्जी की पैदावार होती है। आपको बता दें कि इस वर्ष जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली, जिस कारण जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं उनमें काफी मायूसी साफ साफ देखी जा रही है। आइए यहाँ पर कुछ स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय सेब के जो काश्तकार हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर ये बताइए कि जिस बताया जा रहा है कि इस वर्ष जो है निचले इलाकों में बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली, जिससे सीधा सीधा जो किसान हैं उन किसानों में काफी असर इस वर्ष देखने को मिल रहा है, फिर क्योंकि बर्फबारी जिस तरह से देखने को नहीं मिल रही है। सर कितनी सच्चाई है सर इसमें? हाँ धन्यवाद जी पत्रकार साहब। ये तो सच्चाई है, पिछले 2-3 वर्षों से काफ़ी बर्फ़ नहीं आई है, कुछ भी बर्फ़ नहीं आई है, जिससे हम किसानों को बहुत समस्या हो गई है। जैसे पेड़ है, हमारे पेड़ को जो नए पौध लगाए हैं उनके जड़ तक पानी नहीं पहुंचता है। जो ये सेब के पेड़ है हमारे जो आजकल लगाए हैं हमने या पुराने हैं जो, तो बर्फ़ पे काफ़ी टिकाव है, मतलब काफ़ी उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर बर्फ़ नहीं आएगी तो हमारे सेब की फसल बिल्कुल ही नहीं होगी, 0% हो जाएगी, तो इससे हमें काफ़ी समस्या होती है। जी अगर बताया जा रहा है कि यहाँ पर 12 महीने सब्जी की पैदावार होती है, सर कितनी सच्चाई है सर? हाँ ये तो सच है, क्योंकि हमारे 12 महीना यहीं सब्जी के ऊपर टिके हैं पूरे गांव। आजकल हमारे पेड़ जो गोभी के पौधे वो रोपने शुरू कर दिया, आलू लगाना शुरू कर दिया है और सभी चीज़ हमारे इसी बर्फ़ के ऊपर है, जो कि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी समस्या में है हम लोग। और इससे पूरे गाँव वाले या जो भी किसान है वो 3-4 सालों से काफ़ी परेशान है बर्फ़ ना आने के कारण। सीधे बात होती है तो मौसम को लेकर के, क्योंकि मौसम इस वर्ष जरूर मिजाज जरूर बदला हुआ था मौसम का। पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी हुई, लेकिन निचले इलाकों में बर्फबारी देखने को नहीं मिली, जिस कारण सीधा असर सेब के काश्तकारों पर पड़ गया। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह जोशी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, देखा जाए तो एक तरफ जोशीमठ में काफी समस्या से लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं, एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भूदसाव लगातार देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ किसान जो है परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जोशीमठ की अगर यहाँ पर बात होती है तो जोशीमठ में लगातार जो भूदसाव के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं बात की जाए मौसम को लेकर के तो मौसम लगातार करवट
बदल रहा था। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी देखने को मिली, वहीं बात करें अगर निचले इलाकों की, तो निचले इलाकों में जहां बर्फबारी नहीं होने की, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो निचले इलाकों में बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली, जिस कारण जो है कि सीमांत घाटी के जो दर्जनों गांव हैं, उन गांवों के लोग जो काफी मायूस देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात की जाए तो जो सीमांत घाटी के जो इस वक्त दर्जनों गांव स्थानीय किसान है, वो काफी इस वक्त मायूस देखे जा रहे हैं। वहीं कई किसानों का यहाँ तक कहना है कि वो लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। जी, तो इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या काश्तकारों की मदद करेगी प्रशासन? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से प्रशासन के जो दावे हो रहे हैं किसानों को लेकर के, तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसानों की अगर यहाँ पर बात होती है तो किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब बर्फबारी को लेकर बात हो रही है। क्योंकि हालांकि अगर मौसम जिस तरह से लगातार मौसम विभाग की जो जानकारी लगातार उत्तराखंड में सही साबित हो रही है, लेकिन निचले इलाकों की यहाँ पर बात होती है तो निचले इलाकों में बर्फबारी नहीं देखने को मिल रही है, जिस कारण लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।